आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो आपकी है ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपका पुलिस भर्ती परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित की जानी है। ऐसे में यहाँ पे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से या भारतीय संविधान से बहुत अधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ साथियों मिनिमम इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप परीक्षा में जाने से पूर्व आप इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि हमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और लगभग हर जगह से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बहुत ही दोहराया जाता है। वो ये होता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से आपका जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसे आप अच्छे से तैयार रखिएगा। यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जो आपकी राज्यसभा है जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। उसके बाद जो है राज्यसभा में जो है एक उपसभापति होते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी उन्हें स्पीकर बोला जाता है और सब स्पीकर। उसी तरीके से राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। अगला है कि राज्य की कार्यपालिका का, जो राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका राज्यपाल होता है। या इस तरीके से घुमा के आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य के कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। आगे है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है। यानी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है, तो 213 के तहत। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिली है, यानी 1, 2, 3 के तहत मिली है। और यहाँ जो है 2, 1, 3 के तहत यानी 213 के तहत राज्यपाल को मिली है। आगे अनुच्छेद 161 का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्य का राज्यपाल होता है वो किसी भी दंड को, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसे दंड दिया गया है तो उसके दंड का को क्षमा भी कर सकता है, उसका निलंबन भी कर सकता है और उसका लघुकरण कर सकता है। ये शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत। आपका आगे है 169 यानी अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि कोई भी राज्य है या किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में भारत के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में जो है विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। देखिए, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक आपकी विधानसभा और एक आपका विधान परिषद। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कि जो है 6 ऐसे भारत में वर्तमान में राज्य हैं जहां पर कि विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की बात करी जा रही है कि अनुच्छेद 169 के तहत जो है ये संसद को अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन आवश्यकता अनुसार कर सकती है। तो ऐसे आपके भारत में 6 राज्य वर्तमान में है। आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और आपका तेलंगाना। यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की अधिकतम कितने सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद की आपकी जो है 100 सीटें हैं, ये याद रखना है। और आपका आगे चलिए बढ़ते हैं, तो 100 सीट यहाँ पे एमएलसी की है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आगे है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब से किया जाता है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो भारत में 2 अक्टूबर 1959 से जो है किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया।
और यह राजस्थान के नागौर जिला से किया जाता है। कहां से किया गया? राजस्थान के नागौर जिला से किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। और यहां पर भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया जाता है? तो यह आपका संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है। और 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और एक नई अनुसूची भी जोड़ी जाती है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और उसे कहां स्थान दिया जाता है? भारतीय संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक। अगर कुल अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो 16 अनुच्छेद उसमें जो है जोड़े जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। और एक चीज ध्यान देना है, देखिए यह जो पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की हिमायत किसने किया, यानी किसकी अनुशंसा पे होता है? तो बलवंत राय मेहता। क्योंकि एक होते हैं आपकी जिला पंचायतें, एक होती हैं आपकी न्याय, एक जो है ग्राम पंचायतें और एक आपकी जो है न्याय पंचायतें, ठीक है, यानी ब्लॉक लेवल पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है की जाती है। अब बात हम लोग करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग एक देखा जाए तो एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है, यानी यह गैर संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि संवैधानिक निकाय है और इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है। तो आखिरकार जो है भारतीय संविधान के जो है निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 से है, यानी 324 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग से है। और आप जानते हैं कि भारत में एक जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब से किया गया? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि प्रति वर्ष जो है 25 जनवरी को, हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाए जाने का यही कारण है। आगे है, आपसे पूछेगा वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष आपके राजीव कुमार हैं और यह भी आपके 25वें इस समय है। आगे बात करते हैं हम लोग जो है अब भाषा, राजभाषा का संबंध। देखिए राजभाषा का संबंध अनुच्छेद जो है 343 से है, यानी 343 का संबंध किससे है? राजभाषा से है। राजभाषा को भारतीय संविधान में कहाँ जगह प्रदान की गई है? तो भाग 17 में उसे स्थान दिया गया है और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है यह आपका राजभाषा से संबंधित बातें दी गई हैं भाग 17 में और अनुच्छेद 343 का संबंध राजभाषा से है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आपातकालीन उपबंध से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। एक आपका अनुच्छेद 352 है, एक अनुच्छेद 356 है, एक अनुच्छेद 360 है। 360 का संबंध वित्तीय संकट से होता है। अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर के होता है। यदि आएगा कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पंजाब में आपका। लेकिन बात होती है अनुच्छेद 352 की, तो इसका संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, या कोई देश जो है आपका बाह्य आक्रमण कर दे या युद्ध की स्थिति हो जाए या सशस्त्र विद्रोह जो है हो जाए इंटरनल, तो ऐसे हालात में जो देश का राष्ट्रपति होता है उसे 352 लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 352, 356, 360 आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये आपातकालीन उपबंध हैं, ये निश्चित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया जाता है। तो देखिए संविधान जो सभा के द्वारा संविधान को जो अंगीकृत किया जाता है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या उसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। आपसे पूछा जा सकता है पुलिस किस सूची का विषय है। देखिए वास्तव में पुलिस राज्य सूची का विषय है। हर राज्य का अपने हिसाब से जो है पुलिस को रखने का, यानी पुलिस का जो विषय है वो सर्वे सर्वा राज्य सूची का विषय माना जाता है। आगे है समवर्ती सूची। देखिए सूचियां 3 हैं,
यानी एक केंद्र सूची, एक आपकी राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे कानून बनाने का, जो केंद्र सूची के विषय है उस पे कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार करती है, समवर्ती सूची के विषय पे जो है कानून बनाने का काम दोनों करते हैं। आखिरकार समवर्ती सूची का जो ये विषय है ये कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से आपकी ली गई है। आगे है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो ये जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी हम लोग भारतीय संविधान के नागरिकता की बात करते हैं। देखिए वास्तव में भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो आपका नागरिकता को लेकर के है। अब भारत के में क्या है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और यह एकल नागरिकता का जो प्रावधान है यह कहां से लिया गया है, किस देश से, तो यह पूछता है ब्रिटेन से लिया गया है। और यह आपको अच्छे से जानना है कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है, तो नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति यानी जो दी गई है वो आपको संसद को दी गई है। और यह भी आपसे पूछा जाता है कि भारत में आप नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत में आप नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। संपत्ति का मूल अधिकार कब समाप्त किया गया, आपको पता है कि पहले संपत्ति, देखिए जो मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है नागरिकों के। संपत्ति का जो मौलिक मूल अधिकार था इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया ये पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाया जाता है। और इसे क्या होता है कि अनुच्छेद जो है 301 के तहत इसे जो है एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया जाता है, यानी मूल अधिकार से इसे हटा करके इसको स्थान दिया जाता है अनुच्छेद 300 में। और अब जो है यह मूल अधिकार न होकर संपत्ति का अधिकार अब एक प्रकार का यह एक विधिक अधिकार इसे माना जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह अनुच्छेद 23 और जो अनुच्छेद 24 है मूल अधिकार का, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद जो आपका 23 है वह जो है बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार एवं बेगारी से संबंधित है, यानी इसका जो है यह प्रतिषेध करता है। ठीक है, यानी मानव का आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते, आप बेगारी किसी इंसान के द्वारा नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता है तो मानव का आप शोषण कर रहे हैं, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो रहा है। बाकी आता है अनुच्छेद 24 का संबंध जो है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध को लेकर के है कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसे आप किसी भी जोखिम भरे काम में, कल कारखाने में या आप जो है उसे नहीं लगा सकते। यदि ऐसा होता है तो बच्चे के अनुच्छेद जो है 24 का हनन किया जा रहा है। कहने का आशय है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आगे है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो देखिए किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 21 है, यह स्वतंत्रता के राइट के अंतर्गत आपका आता है। आगे है भारतीय संविधान की कुंजी या ताली किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे ही जो है संविधान की कुंजी या ताली के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे लगता है कि राज्य का, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का मतलब यहाँ देश से है, यानी किसी भी स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। कोई देश है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वो होता है उस देश की संप्रभुता। आपको अच्छे से तैयार रखना है संप्रभुता, देश की संप्रभुता।
अब आगे है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक। देखिए, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, यदि उसका हनन होता है तो वो आखिरकार उसका संरक्षक कौन होगा। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है, उसे उन्होंने संविधान की आत्मा बोला कि वही संविधान की, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग आएगा तो फिर आपका संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, और अगर किसी संविधान की आत्मा बोलते हैं तो फिर आपका उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, ताली या आत्मा के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अनुच्छेद आपका 32 है। अब देखिए अनुच्छेद 32 क्या है भाई। देखिए, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के, अगर किसी भी व्यक्ति के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति या अन्य भी कोई व्यक्ति वो जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की यदि कोई संरक्षक है तो वह है माननीय उच्चतम न्यायालय एवं आपकी उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। अब ध्यान में रखना है कि ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है, जो उच्चतम न्यायालय होती है, वो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। वो 5 रीट जारी करने का उसे अधिकार दिया गया है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्यों की। देखिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है, और मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में पहले नहीं किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब बड़े पैमाने पे 1976 में होता है तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे जो है भारत में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, और इसे जो है आपका भारतीय संविधान पहले से, और उसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जहां पहले से अनुच्छेद 51 था, अब वहां 51 क में उसे स्थान दिया गया। और जो है ध्यान देना है, वहां पर जो है जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय संख्या आपकी 10 थी, वर्तमान में 11 है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन जब सन 2000 जब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया। तो इस तरीके से कुल संख्या हो गई 11। अब सरदार स्वर्ण सिंह, अब ये चीज ध्यान में रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को कहां से भारत के अंदर लिया गया था। तो ये सोवियत संघ रूस के संविधान से यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्यों को भारत में लिया गया। अब थोड़ी बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग। तो देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाए जाने का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, और अनुच्छेद 61 के तहत ये प्रावधान है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का बहुत बड़ा पावर होता है, वो अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 का संबंध राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेके है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत यह आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 72 का संबंध राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को लेकर के है। आगे है संसद का गठन। देखिए, अनुच्छेद जो है 79 यानी 79, अनुच्छेद 79 का संबंध 79 का संबंध किससे है, तो वो संसद के गठन को लेके है, यानी पार्लियामेंट के गठन को लेकर के है। और पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, या जो संसद का गठन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और देश का राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिल करके जो है ये जो है संसद का गठन करते हैं, यानी इस संसद के प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं। आगे है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा जो है बुलाया जाता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कराने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो अनुच्छेद 108 के तहत है। ठीक है, याद रखना है। और देश का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो आपके कला, विज्ञान, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति जो है उत्कृष्ट 12 सदस्यों को उसे मनोनीत करने का यानी उन्हें सांसद बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा के अंदर 12।
अब जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो ये रहे साथियों 50 ऐसे क्वेश्चन जो कहीं न कहीं से इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन मिलने के आपके चांस है। साथियों जब भी परीक्षा में जाएं तो इसका रिवीजन आप जरूर करके जाइएगा। और साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई बहनों के बीच आगे भी इसको शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुलिस की तैयारी है तो हमारे चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो हर क्वेश्चन पे हर सब्जेक्ट को लेकर के बनाई गई है। आप वहां पे जाके सर्च करके आप बड़े आराम से देख सकते हैं। साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।